हेलो एवरीवन। तो इसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट ले रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे करंट अफेयर है अबाउट दी बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन एंड टेररिज्म। तो इस तरह के करंट अफेयर्स जो है ना, ये आमतौर पे न्यूज़पेपर में हमें नज़र तो आते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। हालांकि फिर भी इसके अंदर जो कुछ पोर्शन है उसको एक बार हम यहाँ चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो BWC ओपन हुआ था सिग्नेचर, यानी कि जब भी कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई कन्वेंशन की हम बात करते हैं तो हमें उसका एक ईयर ज़रूर पता होना चाहिए कि सिग्नेचर हमने इसके यानी कि कब ओपन किया इसको, और ये जो फोर्स में कब एंटर हुई है। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट है इसके लिए कि जो BWC ओपन किया गया था दैट वाज ओपनड इन 1972, और उसके बाद ये एंटर्ड हुआ फोर्स में इन 1975। हालांकि इंडिया ने इसको 1974 में ही रेटिफाई कर दिया था, यानी कि इसको ओके कर दिया था। इतना ही इसमें इंफॉर्मेशन आपके लिए एनफ है। और हालांकि इस कन्वेंशन को हम हर 5 साल बाद जो मतलब एक तरीके से रिव्यू करते हैं, क्योंकि नई डेवलपमेंट होती हैं तो इस मुताबिक यहाँ पे कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। इसके अलावा 1925 को जो एक जेनेवा प्रोटोकॉल है उसको भी ये सप्लीमेंट करती है, क्योंकि जो जेनेवा प्रोटोकॉल है वो हम लेटर ऑन इसमें समझेंगे जेनेवा प्रोटोकॉल क्या है। तो बायोलॉजिकल वेपन्स को रोकने के लिए, उनकी प्रोलिफरेशन को, उनको बढ़ने से रोकने के लिए भी जो BWC ये हमारी कन्वेंशन है ये यूज़फुल है। तो 1972 और 1975 आप इसमें ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट देख रहे हैं, जैसे FDTL नॉर्म्स एंड इंडियन जो एविएशन सेक्टर है उसके बारे में यहाँ करंट अफेयर था। हालांकि इस टाइम पर इस करंट अफेयर की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो मसला था वो एविएशन सेक्टर से जुड़ा हुआ था, और अब इसको जो एक तरीके से सुलझा लिया गया है। बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए, कई बार हो सकता है न्यूज़ में आपसे या किसी एग्जाम में पूछ ले जाए कि FDTL नॉर्म्स हुआ रिसेंटली इन न्यूज़, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है या वो किससे जुड़े हुए हैं। तो आपने यहाँ पर याद रखना है दैट जब कभी जो पायलट हैं या जो भी एयरवेज से जुड़ा हुआ स्टाफ है, उन लोगों के लिए जो ड्यूटी टाइम्स हैं उनको लेकर लिमिटेशन, कितने वर्किंग आवर होंगे और कितना टाइम वो रेस्ट करेंगे, कितनी बार वो जैसे इन अ वीक वो लैंडिंग कर सकते हैं, और मतलब कितने आवर्स की उनकी ड्यूरेशन रहेगी फ़्लाइट की। तो वो उन सभी नॉर्म्स को हम बोलते हैं FDTL नॉर्म्स। एक्चुअली FDTL नॉर्म्स को बहुत पहले जो है चेंज किया गया था, क्योंकि एविएशन सेक्टर की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ ये एस्पेक्ट था। लेकिन जैसे कुछ यहाँ पर हमारी एयरलाइंस थी, जिसमें इंडिगो एयरलाइंस का आप सभी ने पहले देखा भी होगा। इंडिगो एयरलाइंस ने FDTL नॉर्म्स को लेकर जो एलिजिबिलिटी या उनके जो क्राइटेरिया कहे गए थे नॉर्म्स के अंदर, रूल्स के अंदर, वो पूरे नहीं किए थे। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी जो सिचुएशन है वो वर्स हो गई थी। तो आपको ना ये कभी रूल्स याद नहीं करने कि रूल्स में क्या क्या वहाँ पूछा जाएगा, ये कभी नहीं पूछा जाता ऐसी चीज़ें, तो आप इसको बिल्कुल टोटली स्किप कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पे इन्वेसिव एलियन प्लांट स्पीसीज क्राइसिस। तो आपको ये पता होना चाहिए दैट जो इन्वेसिव स्पीसीज होती हैं वो कौन सी होती हैं। इन्वेसिव स्पीसीज उनको कहा जाता है जो कि आपके पर्टिकुलर एरिया में, जैसे इंडिया में जो स्पीसीज नेटिवली यहाँ पे नॉर्मली यहाँ नहीं मिलती हैं, लेकिन वो किसी दूसरी कंट्री से, किसी दूसरे एटमॉस्फेयर से उनको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पर कई बार हम जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स को जैसे फॉरेन कंट्री से इंडिया में लेकर आते हैं, तो उसकी वजह से इंडिया में हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं फॉरेन स्पीसीज़ को, तो वो यहाँ के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करती हैं, और कई बार वो यहाँ की जो लोकल नेटिव जो प्लांट स्पीसीज़ हैं उनको यहाँ पे रिप्लेस भी करना स्टार्ट कर देती हैं। तो इसका ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन हमारे लिए करंट अफेयर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि आपको ना एग्जाम के अंदर ये चीज़ें जो पूछी जा सकती हैं, दैट इज़ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन बी कंसिडर्ड एज द इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। तो यहाँ पे आपको ना बहुत ही फेमस नाम है इसमें, लैंटेना कैमेरा, जो एक तो ये नाम आपने याद रखना है इसमें, और क्रोमोलिना ओडोराटा और प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, तो आपको ये भी याद रखना है। तो जूलीफ्लोरा जो है ये आमतौर पे ना एक साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ लिया जाता है या एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दैट स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि जो इन्वेजिव स्पीसीज हैं वो कौन कौन सी मतलब रहती हैं। हालांकि न्यूज़ में जब भी कभी कोई आप इन्वेजिव स्पीसीज पढ़ते हैं, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, तो आपने उस पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में ज़रूर याद रखना है कि वो स्पीसीज कहाँ पर पाई गई है और वो किस इंडिया के कौन से कॉर्नर में वो प्रॉब्लम मतलब यहाँ पे पैदा कर रही है। तो आपको ये पॉइंट्स ज़रूर याद रखने हैं। इसके बाद जो न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट दी ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसमें RBI कट्स रेपो रेट टू सस्टेन दी गोल्डी लोक्स फेस। तो यहाँ पे गोल्डी लोक फेस को समझना ज़रूरी है।
अभी हमने इसकी पूरी डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि इकोनॉमी का टॉपिक है और इसके लिए पहले इकोनॉमी के आपके कंसेप्ट क्लियर होने ज़रूरी हैं, लेकिन फिर भी इसको नटशेल में समझ लेते हैं। रेपो रेट का मतलब होता है कि जब भी कभी हमारे जो बैंक्स हैं, मान लीजिए एसबीआई की हम एग्जांपल ले लेते हैं। एसबीआई बैंक को अगर आरबीआई से कुछ दिनों के लिए लोन लेना पड़े, तो जिस दर पर, जिस इंटरेस्ट रेट पर वो लोन आरबीआई से लेता है, तो उस दर को बोलते हैं, यानी कि उस इंटरेस्ट रेट को कहा जाता है रेपो रेट। तो यहाँ पर अभी ना आरबीआई ने जिस इंटरेस्ट पर वो बैंक्स को लोन देता था उसके अंदर अभी कमी कर दी है, और इस वजह से जो बैंक्स यानी कि एसबीआई जैसे जो बैंक हैं, अब वो आसानी से आरबीआई से लोन ले सकेंगे। तो अगर वो वहाँ से आसानी से ले पा रहे हैं तो आगे वो लोगों को भी बहुत ही नॉर्मल जो रेड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट पर वो आगे लोन प्रोवाइड करेंगे। तो ओवरऑल ये अच्छा एक साइन होता है। जब जब भी आरबीआई इस तरह से रेपो रेट कट करता है ना, तो लोगों के लिए, डायरेक्ट याद रखना है आपने, लोगों के लिए लोन लेना आसान हो जाता है। और जब लोगों के लिए लोन लेना आसान हो जाएगा तो नेचुरली वो स्पेंडिंग भी करेंगे, यानी कि वो नए वेंचर्स ओपन कर सकते हैं, वो घर के लिए लोन ले सकते हैं, कार्स के लिए ले सकते हैं। तो ओवरऑल जो एक ऑर्डिनरी पर्सन है वो उसकी स्पेंडिंग बढ़ जाती है। तो आपने सीधा याद रखना है। लेकिन इसमें जो पॉइंट है, हम उस पॉइंट को एक बार समझते हैं कि गोल्डीलॉक फेज क्या है यहाँ पर। तो गोल्डीलॉक फेज जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको ना ये टर्म्स वहाँ पूछ सकता है कि क्या गोल्डीलॉक फेज किससे जुड़ा हुआ है। हालांकि गोल्डीलॉक जोन भी होता है, लेकिन वो एक एस्ट्रोनॉमी में आप पढ़ते हो, यानी कि जो अंतरिक्ष से जुड़े हुए वो टर्म है गोल्डीलॉक जोन जिसे बोलते हैं। तो गोल्डीलॉक फेज को पढ़ते हैं पहले। यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें एक सिचुएशन को हम बोलते हैं जिसमें वेयर द इकोनॉमी इज परफेक्टली बैलेंस। यहाँ पे बैलेंस होगा, यहाँ पे जो इकोनॉमी के अंदर, जिसमें ग्रोथ, यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ग्रोथ भी होगी, सभी लोग अगर यहाँ पे अपना वेंचर ओपन करेंगे और जो चीज़ों की खरीदारी शुरू होगी तो ग्रोथ होगी यहाँ पे इंडिया की। तो दैट मीन्स ग्रोथ यहाँ पे स्ट्रांग होगी और सस्टेनेबल भी होगी। सस्टेनेबल का मतलब है कि ये कोई एक दो महीने के लिए नहीं होगा, लंबे टाइम तक जो है लोग वो स्पेंडिंग करते रहेंगे। और साथ ही साथ हमने महंगाई पर भी कंट्रोल रखना है। तो दैट मीन्स एक ऐसी ग्रोथ, एक ऐसा फेस जिसके अंदर हमारी स्पेंडिंग भी बढ़ेगी और हमारी जो महंगाई है वो भी लो रहेगी, कंट्रोल रहेगी। तो इस तरह से एक ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है गोल्डीलॉक फेज। अगर मैं इसको एस्ट्रोनॉमी में बात करता हूँ यहाँ पर, तो एस्ट्रोनॉमी के अंदर भी आपको ये चीज़ याद रखनी है। एस्ट्रोनॉमी में भी गोल्डीलॉक जोन किसको कहा जाता है, एक ऐसा जोन जहां पर ना तो ज़्यादा, मतलब अर्थ या सन से इतनी दूरी पर, उतनी दूरी को हम बोलते हैं कि जहाँ पर ना तो ज़्यादा, एक तरीके से आप कह सकें, ना तो वहाँ पे कोल्ड ज़्यादा होगा, ना ही ज़्यादा वहाँ पे हीट ज़्यादा होगी। तो ऐसे एक हैबिटेबल से जोन को कहा जाता है, दैट्स अ गोल्डीलॉक जोन। तो इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखने की ज़रूरत है और इसको बाकी छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं एक रिसेंट जो है बिल वो इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम है हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025। इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब भी हम कोई बिल इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो उस बिल से जुड़े हुए इंफॉर्मेशन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। हालांकि वो इतनी जैसे जो अगर हम सिविल सर्विसेज के पर्टिकुलर एग्जाम्स देखते हैं तो वहाँ पर जो क्वेश्चन इसमें फॉर्मेट में, मल्टीपल स्टेटमेंट के फॉर्मेट में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर है क्या, ये इसको थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। जो हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल है, पहले हम ना यहाँ पे बात समझेंगे सेस क्या होता है। इसको सेस को भी समझना है आपने, लेकिन इसमें क्या बताया गया है पहले उसको ओवरऑल इसका ऑब्जेक्टिव एक बार देख लीजिए। यहाँ पे स्पेशल सेस को इंट्रोड्यूस किया गया है ऑन पान मसाला मैन्युफैक्चरिंग, जो जहाँ पर जिन फैक्ट्रीज में पान मसाला जो बनाया जाता है और इस तरह की और कुछ एडिशनल गुड्स जो बनाई जाती हैं, वहाँ पर अब हम एक एडिशनल टैक्स लगाने जा रहे हैं। तो आपने सिंपल इसको याद रखना है, जब भी हम एक एडिशनल टैक्स लगाते हैं और पर्टिकुलरली जो पैसा इस तरह से इकट्ठा होता है और उसको हम किसी एक खास पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तब हम उसे यहाँ पे बोल देते हैं दैट इज़ ई सेस। तो आपको मैं इसमें आगे भी बताता हूँ कि ये सेस है क्या। तो एक तो आपने इसमें देखा दैट जो पान मसाला जो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं उनके ऊपर हमने एडिशनल यहाँ पे सेस लगाना है, और ताकि इंडिया के अंदर एक तो हम इसको थोड़ा सा महंगा कर सकें। जब भी आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा देंगे तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी और लोग उसको कम कंज्यूम करेंगे। इससे जो है ना एक ओरल कैंसर का खतरा कम हो जाएगा। और क्योंकि आप इंडिया में ना कई चीज़ों को बैन नहीं कर सकते, तो उसका एक तरीका क्या है लोगों को मना करने का, या लोग उसको कम कंज्यूम करें कि उसको आप महंगा कर दीजिए। तो इसीलिए यहाँ पे आपको ना सिर्फ इसमें क्या चीज़ देखनी है, पहली बात ये है कि यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए सिर्फ ओनली टू द पान मसाला, यानी कि सिर्फ पान मसाला के लिए इसको
सेस को अप्लाई किया गया है, और आने वाले टाइम में एडिशनल गुड्स इसके अंदर और जोड़ी जा सकती हैं, जैसे कि जो एक प्रकार से कह सकते हैं जो पब्लिक हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो अभी हालांकि फिलहाल सिर्फ इसमें जो पान मसाला को ही ऐड ऑन यहाँ पे किया गया है। उसके बाद हम यहाँ पे, मैं जैसे आपको बता रहा था कि सेस किसको बोलते हैं, तो आपने इसमें सेस पे ध्यान देना है। दैट सेस क्या होता है, जब हम किसी चीज़ पे जो टैक्स लगा होता है उसके ऊपर एक और एडिशनल टैक्स लगाते हैं, लेकिन इसमें ज़रूर याद रखिएगा कि जो आप एक एडिशनल टैक्स लगा रहे हैं और उससे जो पैसा इकट्ठा होगा वो आप स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, और वो स्पेसिफिक पर्पज़ पूरी मतलब एक तरीके से पब्लिक गुड होनी चाहिए, यानी कि वो पूरी जनता के लिए अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से उस पैसे का हम जो है यूटिलाइजेशन करते हैं। तो इसमें आपको जो एक दो पॉइंट और याद रखने की ज़रूरत है। अ, इसमें ना आपने 80th अमेंडमेंट को, अगर कभी आपसे, क्योंकि अमेंडमेंट्स भी आमतौर पे पूछ लिए जाते हैं कि अमेंडमेंट्स को एक क्वेश्चन में आ जाता है कि कौन सी अमेंडमेंट का पर्पस क्या था, तो आपने याद रखना है जो 80th अमेंडमेंट हुई थी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 80th अमेंडमेंट थी उसके अंदर आर्टिकल 270 को उस टाइम पर अमेंड किया गया था, और उसके अंदर जो सेस और सरचार्जेस हैं, दैट मीन्स उनको डिविजिबल पूल से बाहर निकाल दिया गया था। ये हालांकि थोड़ा सा डीप चला जाएगा, फिलहाल सिर्फ आपने ये समझना है दैट जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 277 है और आर्टिकल 270 है, उसके तहत जो सेस लगते हैं, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स लगता है स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए, आपको बस ये दो आर्टिकल पता हो तो अच्छा रहेगा। दैट मीन्स आर्टिकल 277 और आर्टिकल 270 सेस को रिकग्नाइज करते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि कभी इंडिया में पहली बार ये सेस लग रहा है, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे सेस लग चुके हैं, जैसे कि एजुकेशन सेस, स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस वगैरह इस तरह के लग चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब हम पेट्रोल जब भी आप कोई 1 लीटर पेट्रोल के लिए पे करते हो, लेट से आपने 100 रुपीज़ पे किए, तो उसके अंदर ना बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, तो वहाँ पर सेस भी होता है, और उस सेस से हम अपनी जो रोड्स हैं, रोड्स की क्वालिटी इंप्रूव की जाती है, और जैसे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए भी पैसा जो है ना वहाँ से हम फंडिंग करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट उस पैसे का प्रयोग करती है। तो आपको ना ये पता होना ज़रूरी है, अगेन टैक्स का मतलब यहाँ पर क्या है। और सेस का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सेस एक तरह का टैक्स है, टैक्स ऑन टैक्स, लेकिन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसको यहाँ पे लगाया जाएगा। जबकि जो सरचार्ज है वहाँ पर एक्स्ट्रा टैक्स तो है, ये भी टैक्स ऑन टैक्स है, लेकिन इसका जो प्रयोग है ना वो किस काम के लिए किया जाएगा वो गवर्नमेंट नहीं बताती, और गवर्नमेंट अपनी मर्जी से उसको यूज़ कर सकती है। तो यहाँ पे सेस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ होता है, जबकि स्पेसिफिकली कोई पर्पस यूज़ नहीं होता सरचार्ज इकट्ठा करने का, तो गवर्नमेंट जैसा चाहे उसको यूज़ कर सकती है। और जो सेस से यहाँ पर पैसा इकट्ठा होता है उसको जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो स्टेट्स के साथ शेयर करना चाहे शेयर कर सकती है, शेयर ना भी करना चाहे तो नहीं करेगी। और जो हमारे पास जो सरचार्ज है वो तो बिल्कुल भी शेयर नहीं किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो आपको बस ये थोड़ा सा इसमें पता होना ज़रूरी है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। महापरिनिर्वाण दिवस। महापरिनिर्वाण दिवस एक्चुअली इंडिया में हम, वैसे तो ये बुद्ध से, जो महात्मा बुद्ध थे उनके साथ जुड़ी हुई एक टर्म है, लेकिन इस टाइम पर ये जो बात हो रही है महापरिनिर्वाण दिवस की, वो डेथ एनिवर्सरी की बात हो रही है यहाँ पे। जो 6 दिसंबर को 1956 को जो भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो जिन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की जो कमेटी थी उसको चेयर किया, और इनके बारे में आपको कुछ यहाँ ना बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनका जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के मऊ के अंदर हुआ था 1891 में, और ये 14 अप्रैल को हुआ था, ये याद रखें। चीफ आर्किटेक्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो आपको पता है। और महापरिनिर्वाण सुत्ता एक पूरी टर्म इसके लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि जो महापरिनिर्वाण हुआ था महात्मा बुद्ध का, वो हुआ था जब वो 80 साल के थे, उनकी डेथ जो एक इवेंट है उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण सुत्त। तो इसी तरह से जो 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस हम यहाँ पे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की डेथ हुई थी। तो इन्होंने जो नवयान एक बुद्धिज़्म यहाँ पे शुरू किया था, क्योंकि बुद्धिज़्म के अंदर ना एक सोशल इक्वालिटी की बात की जाती है। तो इसीलिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक पिछड़ी हुई जाति से, जैसे दलित समाज से बिलोंग करते थे, तो इसीलिए इन्होंने अपने लाइफ में, जो लेटर लाइफ है उसके अंदर हिंदुज़्म को त्याग कर इन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया था। और इसीलिए
बाद में इन्होंने इसको मतलब ये जो स्टार्ट किया था दैट वाज दी नवयान बुद्धिज़्म। तो आप थोड़ा सा इसमें भी ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा आपको कॉन्स्टिट्यूशन में इनका जो रोल है वो तो आप पॉलिटी में पढ़ ही लेते हैं। हालांकि एक एंटी कास्ट मूवमेंट के अंदर आपको इसमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि इन्होंने जो महाड़ सत्याग्रह शुरू किया था, क्योंकि ये महाड़ जो एक समुदाय है या जो कास्ट है उनसे ही ये बिलोंग करते थे। और इसी तरह इन्होंने जो कलाराम टेम्पल सत्याग्रह है उसको भी लीड किया था। और साथ ही साथ 1932 में इन्होंने जो डिप्रेस क्लास है यानी कि जो दलित समाज है उसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस के अंदर इंग्लैंड में वहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया था। और 1932 में जो उसी के मतलब एक कॉन्सिक्वेंसिस में पूना पैक्ट भी हुआ था। ये चीज़ें जो है ना हिस्ट्री के अंदर आप वहाँ पे रीड करते हो। तो फिलहाल के लिए सिर्फ आपने इतना याद रखना है दैट जो महाड़ सत्याग्रह 1927 और कलाराम टेम्पल सत्याग्रह 1930 इन्होंने लीड किया था। इसके अलावा जो बहिष्कृत हितकरणी सभा, बहिष्कृत का मतलब होता है जिन्हें डिस्कार्ड कर दिया गया है, यानी कि जिन्हें एक अलग थलग कर दिया गया है। तो बहिष्कृत उन लोगों के हित की जो हितकरणी सभा थी उसको इन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया। और इंडिपेंडेंट जो लेबर पार्टी है उसको, और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये इनकी जो आप अचीवमेंट कह सकते हैं लेबर रिफॉर्म्स में, एज अ लेबर मेंबर ऑफ द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, क्योंकि ये वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी रहे हैं और वहाँ पे लेबर मेंबर रहे हैं ये। तो इन्होंने उस टाइम पर एक दिन में 8 घंटे का ही जो वर्क डे होना चाहिए, मैटरनिटी बेनिफिट मिलने चाहिए, लेबर वेलफेयर फंड और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वगैरह ओपन होनी चाहिए। इस तरह के भी इन्होंने यहाँ पर जो सिनेरियोज या इस तरह के इनिशिएटिव्स को हेल्प किया था इंडिया में इंट्रोड्यूस करने में। और इन्हीं के आइडियाज़ की मदद से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फाइनेंस जो कमीशन फ्रेमवर्क है उसको भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जा सका था। तो आपको ना ये जो बेसिक मैंने इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है इसके अंदर ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपके पास ये वाली ही है, दैट बहिष्कृत हितकरणी सभा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी एंड शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज़ अबाउट द अर्थ समिट 2025। तो अभी गांधीनगर के अंदर पहली बात ये गांधीनगर के अंदर जो यूनियन होम मिनिस्टर और जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं जो जैसे उन्होंने यहाँ इनको लीड किया है। और अर्थ समिट 2025 आपको ये सुनने से एक इंटरनेशनल समिट यहाँ पे लग रही होगी, लेकिन ये बेसिकली इसका जो एम था वो क्या था, टू बिल्ड अ नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर द रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि हम रूरल जो इंडिया है उसको डेवलप करना है हमने। और उसके लिए हमने बेसिकली जो कोऑपरेटिव की भावना है और रूरल एरियाज़ में जो किसान हैं उनको भी हमने आगे मतलब एक पुश कर देना है। और साथ ही साथ इंडिया अब एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की तरफ जा रहा है जिसका नाम है वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज एप्लीकेशन। तो उसको भी हमने एक तरह से ये देखिए जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो हमने इन चीज़ों को रियलाइज़ करना है, इन चीज़ों को धरातल पर लेकर आना है, तो इसीलिए अर्थ समिट यहाँ पे की गई थी। तो वहाँ पे ना पेपर में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि अर्थ समिट जो है रिसेंटली एनवायरनमेंट को क्लीन करने से जुड़ी हुई थी। तो आपने यहाँ पर क्लियर रहना है कि ये जो समिट थी बेसिकली रूरल डेवलपमेंट के लिए खास तौर से रखी गई थी। और जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको चेयर किया था अभी, और गांधीनगर के अंदर ये मतलब ऑर्गेनाइज की गई थी। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज अबाउट द हेट स्पीच। हेट स्पीच को लेके डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, आपको सिर्फ इतना याद रखना चाहिए इसके अंदर जो हेट स्पीच है बेसिकली देखिए बोलने की आज़ादी सबको है, वो आर्टिकल 19(1) के तहत एक में दिया गया है कि फ्री स्पीच होगी। लेकिन फ्री स्पीच जो है ना आप कुछ ऐसी बात नहीं कह सकते जिससे कि हमारे जो इंडिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं जो डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट कास्ट के, और उनके बीच में किसी तरह का वैमनस्य या किसी तरह के आपस में अलगाव पैदा हो, तो इस तरह की चीज़ों को हेट स्पीच के तहत हम काउंट करते हैं। आपने इसमें बस लीगल फ्रेमवर्क के अंदर ना थोड़ा सा जो मुझे लगता है आपको ये केस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इंटरनेट पर आप किसी कोई अपनी कमेंट कर रहे हो कहीं पर, तो वो कमेंट जो आपने किया है अगर वो वेग किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करते हुए या कोई समाज के अंदर हेट फैलाने के लिए नहीं किया है, लेकिन कोई दूसरा पर्सन उसको इंटरप्रेट कर लेता है कि हाँ ये तो आप हमारे समाज के अंदर किसी तरह का एक अलगाव पैदा कर रहे हो, तो जो ये चीज़ें वेगनेस होती है ना, पहले पुलिस इन चीज़ों के लिए लोगों को अरेस्ट कर लेती थी, लेकिन जो श्रेया सिंगल केस हुआ था 2015 में उसके अंदर
जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का जो सेक्शन 66A था, जो कि पुलिस को पावर देता था कि वो हेट स्पीच में वेगनेस के आधार पर भी लोगों को उस टाइम पर जैसे एप्रीहेंड या गिरफ्तार कर लिया जाता था, तो अब वो नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ें बस थोड़ा आपको श्रेया सिंगल केस के बारे में पता होना ज़रूरी है। इसी तरह से जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, ये याद रखिए गाइस, जो इंडिया में जो हम लोग एमपी एमएलएज वगैरह चूज करते हैं ना, तो उनके लिए एक एक्ट और भी है, दैट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। उसके तहत कोई भी पर्सन, जो भी यानी कि जो भी पर्सन इंडिया में एक एनमिटी या एक तरह से अगेन वही अलगाव पैदा कर रहा होगा, या जो हार्मनी है आपस में, हमारा भाईचारा है, उसको जो है नुकसान पहुंचा रहा होगा, चाहे वो रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेस, बर्थ प्लेस या रेजिडेंस या लैंग्वेज के उस पर, तो उस पर्सन को जो है ना मतलब गिरफ्तार किया जा सकता है। ये आरपी 1951 के तहत लिखा गया है। और इवन अगर किसी पर्सन को इस एक्ट के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाए, तो वो पर्सन एमपी एमएलए भी नहीं बन सकता। तो आपको ये भी याद रखना है, जब भी कभी कोई जैसे इलेक्शंस होते हैं, तो उस समय पर आमतौर पे जो चुनावी भाषण होते हैं, तो उसमें हेट स्पीच जो है आप नहीं दे सकते। इसी तरह से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को लेकर 1989 का जो एक्ट है, उसके अंदर भी यहाँ पर बताया गया है कि जो इंटेंशनली इंसल्ट करता है, ह्यूमिलेट करता है शेड्यूल कास्ट या ट्राइब्स को, उनको भी पनिश किया जाता है। और ये आपको बस एक्ट पता होना चाहिए, 1989 का एक्ट है ये, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। तो आपको ना इन एक्ट्स के ईयर ज़रूर पता होने चाहिए, क्योंकि एज फार एज आप सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये एक्ट्स पता होने इसलिए ज़रूरी हैं, क्योंकि कल जब आप एक पोजीशन पर होंगे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर आप पहुंचकर इन एक्ट्स के बारे में आपको हालांकि उस समय पर प्रैक्टिकली पता लगेगा, लेकिन फिलहाल आपको एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर कि आपको इन एक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। इसी तरह से प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, ये भी एक्ट जो है पनिश करता है अगर कोई पर्सन जानबूझकर अपने वर्ड से, साइन से, कार्टून से, विजिबल रिप्रेजेंटेशन मीन्स, या कोई सॉन्ग से जैसे कोई एक अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहा हो, या जैसे बढ़ावा दे रहा हो उस चीज़ को, तो ये उन चीज़ों को रोकता है। तो आपको सिंपली ना इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन अपना एनफ है इसमें। इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं नेक्स्ट जो न्यूज़ है, दैट इज़ अबाउट द एआरटी जो एक्ट है 2021 का। मैं आपको इसमें पहले बता देता हूँ एआरटी होता क्या है। जैसे जो नॉर्मली जो जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, अगर वो पेरेंटहुड अचीव नहीं कर पा रहे हैं, वो माता पिता नहीं बन पा रहे हैं, तो वो मतलब मातृत्व या जैसे एक प्रकार से वो पेरेंटहुड कैसे अटेन कर सकते हैं, उस चीज़ में हम मतलब यानी कि मेडिकल जो साइंस है उनको असिस्ट करते हैं। दैट मीन्स ये असिस्टेड जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021। तो ये ना 2021 के अंदर बहुत फेमस एक करंट अफेयर था, लेकिन अभी फिलहाल इसमें जो आपको अभी के लिए पता होना ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है, मतलब इन जगहों पर जैसे कई बार होता है कि मेल या फीमेल में मेडिकल कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से वो पेरेंटहुड अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेटिंग करना, और इस तरह से जो बेबीज़ को मतलब पेरेंट्स को हेल्प आउट करना, ताकि वो कंसीव कर सकें और पेरेंटहुड अचीव कर सकें, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एआरटी। तो यहाँ पे ना बहुत सारे उस टाइम पर कंडीशंस आई थी कि कौन कौन पर्सन जो है एआरटी सर्विसेज जो है अवेल कर सकता है। जैसे अगर कोई सिंगल वुमन है, तो वो एआरटी के थ्रू मदरहुड अटेन कर सकती है, या वो इनफर्टाइल मैरिड कपल जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं ड्यू टू एनी मेडिकल रीज़न, तो वो लोग भी यहाँ पे एआरटी की मदद से पेरेंटहुड अचीव कर सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे वुमन की जो है ना वो 21 to 50 ईयर एज बताई गई थी, और जो मेल्स हैं उनके लिए 21 to 55 ईयर्स तक की एलिजिबिलिटी की एज है। यानी कि अगर कोई पर्सन, लेट से कोई मेल है, वो 60 ईयर ओल्ड है, और वो कहता है कि नहीं एआरटी के थ्रू वो फादर बनना चाहता है, तो वो एलिजिबल नहीं है। और इसमें एक चीज़ और याद रखिए, फॉरेनर्स भी इसमें अलाउड थे एआरटी सर्विसेज के तहत। और जो पर्सन इसमें डोनर्स होते हैं, यानी कि जो सीमन डोनर्स हैं, एग डोनर्स हैं फीमेल्स में, उनकी भी एज लिमिट यहाँ बताई गई थी, वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और जो वुमेन डोनर्स हैं, वो सिर्फ एक ही बार अपना एग जो है यहाँ पर डोनेट कर सकती हैं विद अ मैक्सिमम ऑफ 7 एग्स रिट्रीव्ड। तो वो एक वाइबल जो फर्टाइल जिसको एग कह सकते हैं, वो एक बार अपना यहाँ पे
डोनेट कर सकते हैं। हालांकि ये ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह से नहीं आते हैं, सिर्फ आपको ये पता होना ज़रूरी है दैट एआरटी को जुड़ लेकर जो हमारा एक एक्ट है वो 2021 का है। उसके बाद इसमें देख रहे हैं दैट्स अ प्रेहा विहार टेम्पल। यहाँ पे याद रखना है आपने दैट ये टेम्पल बेसिकली जो कंबोडिया के अंदर है, और थाईलैंड ने कंबोडिया के अंदर इस टेम्पल के ऊपर एयर स्ट्राइक जो है वहाँ पर की है। तो बेसिकली यहाँ इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हिंदू श्राइन है और लॉर्ड शिवा से जुड़ा हुआ टेम्पल है, और कहाँ पर है, कंबोडिया के अंदर है। और इसके अंदर ये बेसिकली थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर पर जो डेंग्रेक माउंटेन्स हैं, तो आपको ना पेपर के अंदर पूछ लेगा दैट रिसेंटली डेंग्रेक माउंटेन्स वर इन न्यूज़, तो वो कहाँ है, तो आपने यहाँ पे बोलना है कि थाईलैंड कंबोडिया की जो बॉर्डर है उस पर है डेंग्रेक माउंटेन्स। और ये टेम्पल जो है ना 11वीं सेंचुरी में खमेर किंग्स सूर्यवर्मन 1 और 2 ने इसको बनवाया था, और आज की डेट में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो कंबोडिया के अंदर है और थाईलैंड ने इस पर अटैक किया है। सो आपको इसमें याद रखना है सिंपली इतना। और ये बेसिकली जो इसका डिस्प्यूट चल रहा है वो 1907 से ही चल रहा है यहाँ पे। जब फ्रांस, क्योंकि उस समय पर जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स थे, तो इसी तरह से कंबोडिया में फ्रांस या फ्रेंच लोग थे। उन्होंने उस समय पर मैप जो ड्रॉ किया उसके तहत जो प्रेया विहार टेम्पल है वो कंबोडिया के अंदर आ गया। और जबकि जो ट्रीटी 1904 में पहले ही हो रखी थी मैप ड्रॉ करने से पहले, उसके मुताबिक ये जो टेम्पल है वो थाईलैंड में होना चाहिए था। तो बेसिकली यहाँ पर बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भी 1962 में एक फैसला आ गया था, जिसमें कि जो ये टेम्पल है वो कंबोडिया को दे दिया गया था। लेकिन 2008 के बाद यहाँ पर कंटिन्यूसली टेंशन बनी हुई थी, और अल्टीमेटली जो थाईलैंड है उसने जो 1962 की रूलिंग थी आईसीजे की, उसको यहाँ पे नेगलेक्ट करते हुए इस टेम्पल को या इसके ऊपर अटैक किया था। ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे, सिंपल इतनी इन्फॉर्मेशन ही एनफ है। जब भी आप अपने करंट अफेयर पढ़ रहे होते हैं ना, तो ये बहुत ही माइन्यूट सी इन्फॉर्मेशन को ना सिंपली 1-2 लाइन में कंप्लीट करके अपना वो करंट अफेयर का जो टॉपिक है उसको आप सम अप कर दीजिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं शोक टनल के बारे में। जो शोक टनल है, आपको इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है वो देख लेते हैं यहाँ पे। शोक टनल, पहली तो बात आपको ये पता होनी चाहिए, जो हमारे पास जैसे आप ये एरिया देख रहे हैं इसको अक्सई चिन के एरिया के पास है बिल्कुल। अगर आप इसमें इस जगह में देखेंगे, इसको यहाँ पे थोड़ा सा एलैबोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है यहाँ पे। तो शोक टनल के बारे देखिए। कट एंड ओवर टनल है, 920 मीटर्स लॉन्ग है, लगभग 1 किलोमीटर लंबी टनल है ये, और 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। और ये डारबुक शौक दौलत बेग ओल्डी रोड इन ईस्टर्न लद्दाख के अंदर है। तो आपको ना ये पता होना ज़रूरी है, शोक टनल अगर जम्मू कश्मीर के किस हिस्से में है तो आपने कहना है यहाँ पे ये ईस्टर्न लद्दाख की तरफ है ये, तो ईस्टर्न लद्दाख में पड़ेगी, और नियर दी एलएसी दैट्स अ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन दी चाइना। सो दौलत बेग ओल्डी एक्चुअली क्या है, हमारा एक एयरफील्ड है वहाँ पर, और काफ़ी ऊंचाई पर है ये। हमारे जो बहुत सारे लॉजिस्टिक्स दौलत बेग ओल्डी पे वहाँ पर मतलब लिफ्ट किए जाते हैं। तो इस टनल की मदद से अब हम जो है ना, अब सिर्फ एयरवेज से नहीं वहाँ तक पहुँच सकते, अब हम रोडवेज के थ्रू भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो जब कभी यहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा होगा, एवेलांच हो जाएगा या लैंडस्लाइड होगा, तो तब रोड के थ्रू यानी कि इस टनल के थ्रू वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो बेसिकली हमारी स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंस के लिए ज़रूरी है। तो जब से 2020 में गलवान वैली क्लैशेस हुए थे, तो उस समय से इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है। तो आप देख भी रख सकते हैं ये जो लद्दाख के ईस्टर्न सेक्शन की तरफ यहाँ पर ये है। तो आपको सिर्फ इतना इसमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम देख रहे हैं इंटरनेशनल जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025। ये बेसिकली पंचकुला के अंदर किया गया इसको ऑर्गेनाइज, और इसका 11th एडिशन था। थीम इसका विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत। तो विज्ञान से समृद्धि याद रखना है आपने इसको, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल साइंस और जो आईआईटीएम पुणे, इन्होंने जो ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी वाले हैं, इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था। तो बेसिकली आपको लोकेशन पता होनी चाहिए और इसका थीम पता हो तो अच्छा रहेगा, और किस मिनिस्ट्री ने किया है वो भी। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक 2025। आपने सीधा याद रखना है इसमें, ये 7th एडिशन हुआ है, और ये बेसिकली नैरोबी के अंदर इसको अभी वहाँ रिलीज़ किया गया है इस एक रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट में अंदर क्या क्या बताया गया है वो आप याद नहीं करेंगे, इसको इसकी ज़रूरत नहीं है, सिंपली इतना याद रखना है ये इसका जो 7th एडिशन अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, और जो नैरोबी के अंदर यहाँ पे केन्या नैरोबी में इसको रिलीज़ किया गया है। बाकी आप इसको अंदर की जो डिटेल है वो आपने बिल्कुल टोटली स्किप कर देनी है। उसके बाद एक नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन।
जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का मतलब जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है यहाँ पर कि इंडिया से हमने एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। तो इंडिया में जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम लेवल की जो फैक्ट्रीज हैं, एंटरप्राइजेस हैं, उनके अंदर हमने एक्सपोर्ट रिलेटेड जो सामान है उसको तैयार करना है और एक्सपोर्ट पर हमने पूरा जोर देना है। तो इसके अंदर आपको जो क्वेश्चन रहेगा मेनली, आपको सिर्फ जो नोट डाउन करना चाहिए कि यहाँ पर अभी लगभग हम 25,000 करोड़ रुपए अगले 5 साल के लिए इसके ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हैं, ताकि इंडिया में जो एमएसएमई सेक्टर है वो काफ़ी बड़े लेवल पर इस तरह का एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीज़ें जो प्रोड्यूस कर सके। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की नेचुरल है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जो फॉरेन ट्रेड हैं वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जिन बच्चों को अभी इन बातों का थोड़ा सा कम आइडिया है वो डेफिनेटली इसको यहाँ पे ध्यान रखें कि कौन सी एजेंसी इस तरह का जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होती है वो आपको पता होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपने याद रखना है, इसके अंदर ना दो सब स्कीम्स हैं, एक तो ये और एक ये दूसरी वाली, निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा। निर्यात प्रोत्साहन क्या है? एक तरह से ये फाइनेंशियल जो सपोर्ट दे रहे हैं हम इसके अंदर, जिसमें ट्रेड फाइनेंस या इंटरेस्ट सबवेंशन। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मैं इंडिया से कोई चीज़ अपनी फॉरेन में एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट मुझे इसके लिए पैसे भी देगी और मुझे यहाँ पे मतलब जितना मैं एक्सपोर्ट करूँगा उतना ज़्यादा मुझे यहाँ पे बेनिफिट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ओवरऑल मतलब है निर्यात को प्रोत्साहन, इसको बूस्ट करना है हमने। और एक है निर्यात दिशा, जिसके अंदर जो अगर मैं सामान पहुंचाना चाहता हूँ विदेशों में, अपना सामान जाके वहाँ पर सेल आउट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से कैसे वहाँ तक पहुँचाना है, वहाँ पे कहाँ पर उसको स्टोर किया जाएगा, वहाँ पर कौन सी मार्केट के अंदर उसकी सेलिंग होगी, वो चीज़ें हैं निर्यात दिशा। तो बेसिकली इस एक पर्टिकुलर जो मिशन के अंदर दो चीज़ें आपने याद रखनी है, निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा। नेक्स्ट न्यूज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। यहाँ पे दो मिशन है, इसको हम थोड़ा सा सेपरेटली इसमें पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना ये लॉन्च किया है अभी नेशनल मिशन ऑन द एडिबल ऑयल, जो इसके अंदर यहाँ पे दो इनिशिएटिव हैं। एक इनिशिएटिव का नाम है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम को लेकर, और NMEO ऑयल सीड्स को लेकर। यानी कि दो मिशन है बेसिकली इसके अंदर, एक है सिंपली ऑयल पाम को लेकर और एक है ऑयल सीड को लेकर। तो इसके अंदर हमने करना क्या है, पहले हम एक एक करके दोनों को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल और ऑयल पाम को, यानी कि OP। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस होते हैं हमारे सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए। आपको इसमें कुछ डिटेल्स में ध्यान देना है। पहली बात ये, इंडिया में बहुत सारे मतलब एक कह सकते हैं बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर जो एडिबल ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं, किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन इंडिया में ना इतनी ज़्यादा जो मस्टर्ड ऑयल है, आमतौर पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ होता है, तो मस्टर्ड ऑयल इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होता ही नहीं है। तो इसीलिए हम विदेशों से, स्पेशली जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, इन जगहों से हम बहुत सारा वहाँ से पाम ऑयल मंगवाते हैं और पाम ऑयल को मस्टर्ड ऑयल के साथ मिलाकर लोगों को दिया जाता है, ताकि लोग उसको आसानी से खरीद सकें। क्योंकि जब हम इन दो चीज़ों को मिक्स कर देते हैं ना, तो वो हमारा जो एक ऑयल है उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं। तो अब बात ये है कि हमें बहुत सारा पाम ऑयल बाहर से मंगवाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें उसकी जो पेमेंट है वो डॉलर्स में करनी पड़ती है। तो इसीलिए आपको इसमें याद रखना है, ये 2021 के अंदर इसको हमने अप्रूव किया था इस मिशन को। इसका एक ही मकसद था कि हमने जो विदेशों से अभी तक हम इंपोर्ट करते जा रहे हैं जो पाम ऑयल है उसको हमने रिड्यूस करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इंडिया में हमें पाम ऑयल की खेती को बढ़ाना होगा। तो इसीलिए कल्टीवेशन एरिया बढ़ाया गया पाम ऑयल का, और यहाँ पे क्रूड जो पाम ऑयल है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना था, और 11,000 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए थे। आपको इसमें इतना याद रखना है। साथ ही साथ जब शुरुआत में मान लीजिए आप अपने खेतों के अंदर पाम ऑयल के जो पौधे हैं जो लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको पैसे भी देगी। और इसके लिए सब्सिडी दी जा रही थी कि 12,000 रुपये पर हेक्टेयर, और मतलब 12,000 से लेकर 29,000 हेक्टेयर तक की आपको सब्सिडी दी जाएगी जब आप अपने फार्म फील्ड्स के अंदर इनको प्लांट करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो पुराने पेड़ लगे हुए हैं उनको ठीक करने के लिए, उनके थोड़ा रख रखाव करने के लिए 250 रुपये पर प्लांट भी दिया जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन आता है मेनली कि नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं और जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, इन्हीं जगहों पर मेनली पाम ऑयल होता है, तो इन जगहों पर ही स्पेशल फोकस किया गया था। तो ये पॉइंट्स आपने ज़रूर याद रखने हैं। इसके तहत 6.5 लाख हेक्टेयर का जो एरिया है हमने पाम ऑयल प्लांटेशन के अंदर लेके आना था 2025-26 तक। तो ये टाइम पीरियड तो वैसे भी जा चुका है, तो इसीलिए आपको ये वाले पॉइंट्स थोड़े से ध्यान में रखने हैं।
और हमने इसके अंदर कितने टन जो प्रोड्यूस करने हैं, अब हमने इसका टारगेट देखिए यहाँ बढ़ा दिया है, 28 लाख टन हमने यहाँ पर जो क्रूड पाम ऑयल है, सीपीओ है, उसे 2030 तक हमने अचीव करना है। तो मेनली इसके जो कंजम्पशन है, हम ये मान के चल रहे हैं कि 2025-26 तक हमने 19 किलो पर पर्सन पर एनम हम जो तेल कंज्यूम करेगा इंडिया में हर पर्सन, उसके लिए हम इतनी अवेलेबिलिटी यहाँ पे कर लेंगे। तो प्रोग्रेस इसकी सर एज फार एज ठीक है, उसके अंदर अभी नहीं जाना है। अब हम इसका जो सेकंड एक देख रहे हैं, जिसके अंदर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, लेकिन सिर्फ ऑयल सीड, ये पाम ऑयल को लेकर नहीं है, ये वाला ऑयल सीड को लेकर है। हमने यहाँ पर अब इसको भी अगले 5 साल के लिए, यहाँ पर 5 से 6 साल के लिए बढ़ा दिया है, ताकि हम इंडिया में एडिबल ऑयल्स को लेकर सेल्फ सफिशिएंसी जो प्राप्त कर सकें। उसके लिए हम 9 ऑयल सीड्स क्रॉप्स के ऊपर ध्यान देंगे, जिसके अंदर मेनली सरसों है, ग्राउंडनट है, सोयाबीन है। और यहाँ पर साथ ही साथ जो कॉटन सीड है, कोकोनट, राइस ब्रान और ट्री बॉर्न ऑयल सीड्स हैं, इनके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। दैट मीन्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो सोर्सेज हैं उनको यहाँ पर हम फोकस करेंगे, और 9 प्राइमरी हैं, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जैसे 3-4 यहाँ पे सेकेंडरी हैं, जिनके ऊपर हम यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट का एक टारगेट क्या है यहाँ पे कि ऑयल सीड्स का एरिया इस मिशन के तहत हमने बढ़ाना है। यहाँ पर जैसे पहले 29 मिलियन हेक्टेयर में था, तो अब हमने 33 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाना है यहाँ पे। ये सभी ऑयल सीड्स के लिए है, ये अकेला ऑयल पाम के लिए नहीं है। ऑयल पाम का टारगेट अलग है, इसका अलग है। और साथ ही साथ इसके अंदर हमने 40 लाख हेक्टेयर जो कल्टीवेशन है उसको राइस या पोटैटो फेलोलैंड्स इंटरक्रॉपिंग या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के तहत यूज़ करना है। दैट मीन्स जो जहाँ पे राइस पोटैटो होते हैं या जो खाली पड़ी लैंड्स हैं, उन जगहों पर इंटरक्रॉपिंग, यानी कि एक क्रॉप के साथ दूसरी क्रॉप को अटैच करके उन जगहों पर भी इसको हमने यूज़ करना है। दैट मीन्स उन जगहों खाली पड़ी लैंड्स को भी हम यूज़ करेंगे। तो ओवरऑल आपको ना सिर्फ इसके टारगेट ज़रूर पता होने चाहिए। और ऑयल सीड्स को लेके एक बार यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑयल सीड्स में अगर हम बात करें, जो इंडिया के अंदर मेन जो 9 मेजर ऑयल सीड्स हैं, ग्राउंडनट, सोयाबीन, रेप सीड, मस्टर्ड, सनफ्लावर, सिसेम जो तेल बोलते हैं जिसे, सेफ्लावर, नाइजर, कैस्टर, लिनसीड। तो ये 9 जो मेजर ऑयल सीड्स हैं, आपको नाम याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी कई तरह के जो है हम यहाँ पे ऑयल्स यूज़ करते हैं। इनके अंदर एक्चुअली क्या रहता है, यहाँ पे हमें न्यूट्रिशनल जो एक सिक्योरिटी रहती है, जिससे कि जैसे विटामिन ए, डी, ई, के वगैरह हमें मिलते हैं इससे। और ये फैट सोल्यूबल होते हैं, याद रखना है आपने, ये वैसे भी साइंस की तरफ से क्वेश्चन होता है कि फैट सोल्यूबल वाइटामिन कौन से हैं, दैट्स ए, डी, ई, के। और जो इनके अलावा बाकी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और सी है, वो वहाँ पे वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं, वो आपको याद रखना है। सो गाइस, यहाँ पे जो इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो भी याद रखने हैं आपने। जो हाँ, जिन जगहों पे थोड़ा सा ड्राइनेस आपको फील होती है ना, लाइक जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन एरियाज में ऑयल सीड्स बहुत होते हैं, और यहाँ पे पूरे इंडिया का 77% के आसपास जो है ऑयल सीड आउटपुट निकल के आती है। अगर इसमें भी बात करें, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में मस्टर्ड, मध्य प्रदेश में सोयाबीन, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में ऑयल पाम, जैसे हमने पहले ही बात की थी। ये यहाँ पे स्पेशलिटी है इन जगहों की। और ऑयल पाम को लेकर आपने हमेशा याद रखना है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अलावा नॉर्थ ईस्ट का और अंडमान निकोबार का एरिया भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आपको इन जगहों के बारे में थोड़ा सा आइडिया रखना है यहाँ पे। इंडिया की अगर ग्लोबल रैंकिंग की बात की जाए, तो आपको ये भी याद रखना ज़रूरी है दैट ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वर्ल्ड में, तो इंडिया 4th नंबर पर आता है। और अगर हम राइस ब्रान ऑयल की बात करें, कैस्टर सीड्स की बात करें, या सेफ्लावर, सीसेम, नाइजर, तो इंडिया का इसमें फर्स्ट रैंक है। तो आपको ना ये बस फर्स्ट रैंक के अराउंड थोड़ा ध्यान रखना है। और जो ये 4th ग्लोबली की बात आई है ना, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट के हमारे जैसे साइट्स हैं लाइक पीआईबी, वहाँ पर ये चीज़ें पब्लिश हुई हैं, तो नेचुरली ये बिल्कुल 100% मतलब एक श्योर डाटा है। तो आपको इसमें याद रखना है कि इंडिया रैंक्स 4th ग्लोबली इन ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एडिबल वेजिटेबल ऑयल्स। सो गाइस, इस सेशन के लिए ये करंट अफेयर एनफ है। तो आई होप आप इसमें बहुत ही एक प्रिसाइजली छोटे छोटा इसको जो है अपने नोटबुक के अंदर मेंशन करके इसको आप सम अप कर सकते हो। और इसी तरह से आपको सारी चीज़ें कवर अप करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये चीज़ें मैंने पढ़ी हैं और इसके बारे में मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो श्योर है। तो इस तरह से आप बार बार जो अपने नोट्स हैं उनको रिवाइज ज़रूर करें, ताकि आप जब भी कोई नेक्स्ट करंट अफेयर पढ़ते हैं, पुराने करंट अफेयर के साथ आप उसको लिंकअप कर पाएँ। ओके, थैंक यू सो मच।